अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत का अगला हदफ सिंध दिखाई दे रहा है। मिशन सिंध लेकर आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची पहुंचे, जहां उन्होंने शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम और मैंग्रोव प्लांटेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। बाद वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ। शिप यार्ड लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान अब सही रास्ते पर लग गया है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उन्हें इस बात का इदराक कि मुल्क अब राइट डायरेक्शन में है। वजीर आजम क्या कह रहे थे, जरा उसकी क्विक झलक आपके सामने भी रखते हैं। हो रही है आज यहाँ कि ये अब फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, जिसका मतलब कि डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज्यादा थे, रिकॉर्ड खसारा था, वो तो कम से कम पहुंच गया। वजीर आजम इमरान खान की कराची में मौजूदगी और उनका दावा अपनी जगह, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक हुकूमत गैर मुस्तहकम हो चुकी है और किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। वो आज कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। जो गुफ्तगू उन्होंने आज की है, इससे पहले भी वो बारहा दोहरा चुके हैं कि किसी भी वक्त मुल्क में इंतखाबात हो सकते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को इस हवाले से तैयार रहने का मशवरा भी दिया है। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अब बिलावल भुट्टो ने जहां हुकूमत को आड़े हाथों लिया और नए इंतखाबात का दावा किया, वहीं ऑपोजिशन को ना सिर्फ जली कटी सुनाई है बल्कि कुछ मुफीद मशवरे भी ऑपोजिशन के सामने रखे हैं। वो मशवरे क्या है, जरा वो मशवरे भी आपके सामने रखते हैं। जमहूरी अंदाज से सियासत किया जाता है तो हम ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। अगर ऑपोजिशन सीरियस हैं, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई माशी मुश्किलात से निकल आई है या फिर इतनी गैर मुस्तहकम हो गई है कि किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। सवाल तो यह भी है कि अगर वाकई इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं तो इसका फायदा कौन उठाएगा। क्या ऑपोजिशन गैर मुस्तहकम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन तमाम तर सवाल आएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुबैर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर फतह करने के बाद वो सिंध का किला फतह करने के मिशन पर है, आज कराची में है और उनके मुताबिक मुल्क इस वक्त राइट डायरेक्शन में आ चुका है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, अब हुकूमत उससे निकल आई है। अब तो जुबैर साहब, आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आप भी अब नून और शीन से निकलें? इमरान खान साहब कराची आए हैं, बिल्कुल आए हैं, शौक से आए, लेकिन उनको मेरा ख्याल है अगर उनको हकीकत कोई बता रहा है उनकी पार्टी में लोग, तो अंदाजा उनको हो जाना चाहिए कराची गॉन आउट ऑफ हिज कंट्रोल नाउ। कौन उनकी जो शेयर लेगा उनकी जगह, वो दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बट राइट नाउ पीटीआई वो जो 14 सीटें थी और कोई 24-25 से एमपीएस सीट थे, मैं आपको बता दूं इस वक्त कि अगर आज इलेक्शन होता है कराची में तो 1 या 2 पीटीआई की सीटें आएंगी। इतनी खराब हालत है पीटीआई की। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों ने वोट दिया था, पता नहीं क्या समझ के वोट दिया था, कुछ वोट दिया था, कुछ डाले गए थे वोट जबरदस्ती करके। अगर मैं आपका ये आर्गुमेंट बाय कर लूं जुबैर साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर मजबूत हुई, जहां 14 एमएनए इसका मैंडेट दिया उनको, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ऑब्वियसली रिप्लेस कर रही होगी और जो कुछ हुआ फैसल वाडा साहब की सीट के ऊपर वो भी आपने देखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा के अंदर, वहां नून लीग पीपल्स पार्टी में जम होती है, फिर अब उनका रुख खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ है। तो ऐसे में एक सीरियस प्रॉब्लम तो है नून लीग के लिए। अगर वो पंजाब के अंदर भी जोड़ तोड़ होता है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक्टिव है, लेकिन कल मंजूर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी उनके साथ राब्ते में हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मुफाहमत और मजामत से निकलकर कोई इंतखाबी बयानियां बनाने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब? लेकिन बात कराची के हवाले से आपने फैसल वाडा की सीट का, मैं जो कह रहा था वो रीइंफोर्स करता है उस पॉइंट को कि जो अभी ये अप्रैल 29 को इलेक्शन हुए थे, तो वो इकोनॉमी तो अप्रैल 29 के बाद से तो ही ऊपर चढ़नी शुरू हुई है। अप्रैल 29 को जो इलेक्शन हुए थे उसके जो रिजल्ट थे उसमें 6 मेन कंटेस्टेंट थे। सेकंड लार्जेस्ट पीटीआई आई थी और वो पीटीआई की सीट थी
सेकंड लास्ट आउट ऑफ 6 फिफ्थ आई थी, और 6th जो आई थी वो एमकेएम आई थी। एंड बिटवीन द टू ऑफ देम एमकेएम एंड पीटीआई 20 सीट थी 21 में से 2018 इलेक्शन में। तो वो आप सोच सकते हैं ये किस तरह का मैंडेट इनको मिला था 2018 में और कहाँ वो खड़े हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी यहाँ जीती और उनको मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना लोहा मनवा लिया और ये एस्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज अ मेजर प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ कराची। देखिए, आम इंतखाबात 2018 के अंदर भी जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी जमात तो थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तसलसल से आगे बढ़ रही है, आप आज़ाद कश्मीर इंतखाबात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें लेती है, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके बाद अभी अगर बलूचिस्तान का मामला हो, फिर केपी जाने की बात हो, या पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने की बात कर रही है, और फिर बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि तैयारी कर लें, नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काउंटर नैरेटिव क्या होगा? क्या कोई इंतखाबी नैरेटिव बिल्ड करेंगे आप इस कंफ्यूजन से निकल के? जाहिर तौर से देखिए ना, हमारा में और बाकी जमातों में, और खासतौर पर आप चूंकि पीपल्स पार्टी से की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पीछे रिकॉर्ड है, हम डिलीवर कर चुके हैं। 2013 से लेकर 2018 का जो आप पीरियड देखें इकोनॉमिक ग्रोथ का, कंपेयर करें उसको 2008 से 2013 का, वो डिजास्टर था। कोई भी लिहाज से ये नहीं कोई कह सकता कि पीपल्स पार्टी के जमाने में बड़े जबरदस्त मीशत चली थी। उन्होंने अच्छे काम किए थे, 18th अमेंडमेंट किया था, 7th एनएससी अवार्ड किया था, बट मैं मीशत के हवाले से कह रहा हूँ, वी हैव रिकॉर्ड। हमारी क्वालिटी ऑफ टीम जो है वो फार सुपीरियर है। टॉकिंग एज ऑफ टुडे ना सर, आज की बात करें ना सर, क्या आप सेंस कर रहे हैं कि 2022 इलेक्शन ईयर हो सकता है, और अगर 2022 में इंतखाबात होते हैं, खान साहब ही करा देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे सर? क्या उसके लिए तैयार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए ना, तैयार तो ऐसे 2022 में जिसका चांस भी है 2022 में होने का, और हमें इंटरनली भी हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2022 में इलेक्शन हो जाए। अगर देखिए ना, क्वेश्चन ये है, हम बात कर रहे हैं इवन प्लेइंग फील्ड की, कि 2022 में हो 2023 में हो, अगर इलेक्शन होता है और इवन प्लेइंग फील्ड मिलती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, इवन प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हम कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मांग रहे किसी से, हम कह रहे हैं कि सब प्लेयर्स के लिए सेम मार्केट के चॉइसेस होने चाहिए, सेम उनके लिए। 2018 में था लेकिन दानियल डिस्क्वालीफाइड, तलाल चौधरी डिस्क्वालीफाइड, मियां नवाज मरियम नवाज जेल में, इलेक्शन से 2 दिन पहले हनीफ अब्बासी डिस्क्वालीफाइड। हुकूमत तो ईवीएम की बात और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है। इवन देन आफ्टर ऑल ऑफ दैट थिंग, तोड़ फोड़ के बाद, दीवार से लगाने के बाद, PMLN still emerged as the largest single party in Punjab, both in terms of seats and in terms of number of votes. जुबैर साहब, लास्टली मुझे बताएं सर कि पीडीएम को रिएक्टिव कर रहे हैं फिर आप, या शहबाज साहब जो है उनको टास्क दे दिया है कि आप तंजीम साजी करें और मुल्क भर के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और नून लीग के नुमाइंदे हैं उनको फिर से एक्टिव करें? क्या देख रहे हैं आप? क्या पीडीएम को एक्टिव करेंगे, सड़कों पे आएंगे उससे पहले, या खुद को रीऑर्गेनाइज करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे, पीडीएम को रीऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, और जाहिर सी बात है कि हमारी जो अवाम तक रीच है वो सड़कों पर आने की बात नहीं होती, अवाम तक पहुंचने की बात होती है। वो चाहे जलसों से हो, चाहे रैली से हो, एक आपने एक माहौल बनाना होता है जिसमें आपने अपनी जो बात है उसको अवाम तक पहुंचाना होता है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो सफर, और प्लस द रीऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टी, बिल्कुल सही बात है। वो शहबाज शरीफ, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल्सो कि शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट है पार्टी की। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची पर कब्जे की जंग तेज होते हुए अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है। सिंध के अलावा दीगर 3 सूबों में हुकूमतें बनाने, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जीतने के बाद पीटीआई की मरकजी क़ियादत ने मेट्रोपॉलिटन शहर पर कब्जे के लिए कमर बांध ली है। पीपल्स पार्टी ने कराची में
सियासी बिसात में अपनी गिरफ्त मजबूत करने और पीटीआई को मुश्किल वक्त देने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्जा वहाब की तैनाती को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। वजीर आजम भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद करने और पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए शहर कायद में मौजूद है, जबकि आज ही पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे पर एक बार फिर भरपूर नुक्ताचीनी की है। 1200 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया, 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा, 1 ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कहा कि किसी भी वक्त मुल्क में इंतखाबात हो सकते हैं। ये किसी भी वक्त इंतखाबात के इशारे आपके पास कहां से पहुंच रहे हैं नबील कबूल साहब? इशारे यही है कि आवाम जो है इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी है, ये जो महंगाई का तूफान है और ये जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस है और इंटरनेशनल जो हालात हैं, अफगानिस्तान के हालात हैं, फॉरेन पॉलिसी जो है टोटली कोलैप्स कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान खुद भी यही समझ रहे हैं कि उनके भी हक में बेहतर यही है कि वो 2023 तक इंतज़ार ना करें। उनकी सोच ये अब आ गई है, अंदर बैठे रहेंगे तो फिर आप 2023 में आपके कैंडिडेट जो है वो टिकट भी कोई लेने नहीं आएगा, लेकिन आप आवाम में नहीं जा सकते। आज तो इमरान खान साहब ने केपीटी आपने देखा वहां पर खिताब करते हुए कहा कि मईशत इज लाइक टेकिंग ऑफ, इकोनॉमी बड़ी बूस्ट हो रही है, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो कहते हैं अब मिल चुकी है। जो हम डायरेक्शन लेस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुल्क को डायरेक्शन दे दी। इमरान खान की कौन सी बात पर आप यकीन करेंगे? इमरान खान की उस बात पर यकीन करेंगे जब उन्होंने कहा था कि समंदर से तेल निकलने वाला है और जब तेल निकलेगा तो 1 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, 50 लाख घर का भी उन्होंने वादा किया था। कौन सी बात पे यकीन करेंगे जो आज आप इन बात पे यकीन कर रहे हैं? जो उन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस के सारे दीवार तोड़ देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को लाइब्रेरी बना देंगे, वो आपने अपने किसी बात पर नहीं टिके हैं। यहाँ तक कि यहाँ कराची में आकर उन्होंने पिछली दफा आकर 1100 अरब का वादा किया था और वो भी 1100 अरब भी जो है पता नहीं पेपर्स में भी नहीं है। एक तो ये होता ना कि पेपर्स में ऐलान कर लेता, वो होता पेपर्स में भी नहीं है। तो आप उनकी कौन से बात पे यकीन कर रहे हैं? उनको जो उनके मुशीर को देखे, इमरान खान खुद सियासी बंदा तो है नहीं, उसके साथ जो मुशीर है वो भी गैर सियासी है। और अंडर 19 का जब खिलाड़ी को आप लेकर आएंगे और उनको वर्ल्ड कप खिलाएंगे तो यही हाल होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान की बातें हैं उसमें कोई सच्चाई है। हमारी ग्रोथ या हमारी डेफिसिट ग्रोथ या हमारे उस वक्त इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है, इन बातों का फ़ायदा होता है अगर आवाम निकल के कहती है जिसकी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है और वो ये कहती कि हमें जो है महंगाई भी नहीं है, हम बच्चों के स्कूल के फीस भी दे पा रहे हैं। तो नबील कबूल साहब, अगर पिक्चर इतनी खौफनाक है जैसी आप बता रहे हैं, तो इमरान खान साहब इलेक्शन करा के तो अपनी हुकूमत के पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे सर? देखिए, अभी तो वो आवाम को इसी तरह जिस तरह आज आपने इनकी बातों को सीरियसली लिया है, तो वो सोच रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी फिर भी आवाम के पास अब जा सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम हुकूमत नहीं बना पाएंगे तो हम अच्छी तकड़ी ऑपोजिशन में बैठेंगे। और इस वक्त इमरान खान की मैं आपको ज़ाती जो उन्होंने बातें की अपने दोस्तों के साथ, उनकी ज़ाती ख्वाहिश भी यही है कि वो ऑपोजिशन में वो रहना चाहते हैं। इस वक्त वो ऑपोजिशन में समझते हैं कि ज़्यादा वो कुछ बोल पाते हैं जो इस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऑपोजिशन में वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर वो कर नहीं पा रहे। तो वो उनको भी सूट करती है कि वो ऑपोजिशन में रहे, 50-60 सीटों के साथ वो बैठे एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है जो आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़कर ऑपोजिशन लीडर बनना पसंद करेंगे। ऐसा भी होता है नबील कबूल साहब? ऐसा हुआ है। जनरल अयूब खान को जब गालियां पड़ी थी उसने इक़्तिदार छोड़ दी। उन्होंने देख लिया कि अभी हालात मेरे खिलाफ, ऐसा हुआ है। आप इंटरनेशनली भी देखें कि जब वहां पर लोग पब्लिक बाहर निकल के आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर लेते हैं। लेकिन सर, पब्लिक तो इस वक्त सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही, ना ही ऑपोजिशन इतनी तगड़ी है कि इमरान खान साहब कहें कि ठीक है मैं जा रहा हूं, अब आप संभालें, आपका काम जाने। पब्लिक नजर नहीं आए, लेकिन पब्लिक का पल्स तो देखे ना। एक प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जो है वो तो मिलती है, जाहिर है एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर, देखें आपको मैं मिसाल दूं कि कराची से 14 सीटें जीती, बल्दिया की जो सीट जीती उसको जब छोड़ा तो 6ठे नंबर पर आया। इसी तरीके से 11 में से जो है 10 बाई इलेक्शंस वो हारे हैं।
तो पब्लिक का पल्स तो उनको पता है ना, पता चल गया उनको कि लेकिन नबील गुल साहब, ये बात आप मार्च अप्रैल की कर रहे हैं सर। उस वक्त में और आज में फर्क नहीं है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात आप देख लें, PP38 का इलेक्शन आप देख लें, कैसी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होती है आज़ाद कश्मीर में। पंजाब के अंदर PP38 जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी हारी नहीं थी, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होती है। तो इस वक्त खान साहब और उनकी हुकूमत का ये ख्याल नहीं है, और वो ये कह भी रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत बड़ी तगड़ी है और वो कुछ क्राइसिस जो थे वो मैनेज हो गए। देखिए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो सबको पता था कि इनको जीतना है, क्योंकि जब भी वफाक में जो भी हुकूमत होती है उसी की पार्टी आज़ाद कश्मीर में भी जीतती है, उसी की पार्टी गिलगित में भी जीतती है। तो वो तो उनकी एक मजबूरी, उनको पता है अगर हम इनको वोट नहीं देंगे या इनको नहीं जिताएंगे तो हमें फंड्स नहीं मिलेंगे, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। एक चीफ सेक्रेटरी जो है, जो कि इस्लामाबाद से अपॉइंट होकर आता है, वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कैसे सेंस कर रही है पीपल्स पार्टी के नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर आपकी वफाक में हुकूमत होगी? हम देख रहे हैं कि हम चेयरमैन बिलावल जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और हमें जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, हमें बलूचिस्तान से जो सपोर्ट मिला, और उसके बाद हम तकरीबन 50 सीटों पर हमारी नज़र है पंजाब के अंदर, जो कि हम समझते हैं कि हमारे साथ वो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं और अगले महीने ज्वाइन करेंगे मुहर्रम के बाद। उसमें आप देखेंगे काफ़ी इलेक्टेबल्स होंगे। हमारी टारगेट 50 सीटें पंजाब में है, 10 सीटें जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। इसी तरीके से कुछ 6 सीटें हमारे, मतलब देखिए, हम असेसमेंट करते हैं, हम उस पर काम करते हैं और हमें फिर उसका जो है रिपोर्ट यही मिलता है कि हम समझते हैं कि हम सबसे बड़ी नहीं, जमात ये 50 का नंबर जो आप कोट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर पीपल्स पार्टी। 50 लोग होना इलेक्टेबल्स का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में होना, ये तो आपके लिए यकीनन खुशाइंद अमर है। लेकिन ये कौन लोग हैं सर, इनका ताल्लुक किस जमात से है? मोस्टली देखें ये साउथ पंजाब के हैं और मोस्टली ये PTI के हैं जो राब्ते में हैं, और कुछ इनमें मुस्लिम लीग नून के भी हैं। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है सिंध के अंदर जो हमें पिछली दफ़ा सीटें मिली थी, जो 14 सीटें कराची से हमसे ली गई, उनमें से 14 में से तकरीबन 7 या 8 वापस हमें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो हम पूरा उम्मीद है, हमें पता है कि अगला इलेक्शन जो होगा वो पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा। अच्छा नबील कबूल साहब, वैसे तो प्रिडोमिनेंटली यही लगता है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी आप डेंट डालेंगे? ट्रायंगल फाइट होगा। हम समझते हैं कि हमारा PTI चूंकि अनपॉपुलर बहुत हो गई है, हमारा जो असल मुकाबला होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। और मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब में नो डाउट पॉपुलर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, आप एक चीज़ देखें कि शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा अब आपस में नाराज़ हैं, दोनों अलग अलग जगह खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब अलग जगह खड़े हैं। तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं बनेगी। जिस तरह मैंने कहा कि PTI तो वैसे ही अनपॉपुलर है, वो इतनी सीटें नहीं उठा सकेगी, और हम उन लोगों को ले रहे हैं जिनके पीछे अपने भी 25 से 30 हज़ार वोट बैंक हो, उन लोगों को पार्टी में ले रहे हैं कि जो इलेक्टेबल जिनको कहते हैं। यानी वही पॉलिसी जो आम इंतखाबात 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि इलेक्टेबल्स को उन्होंने शामिल किया था पंजाब में जीतने के लिए, अब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग जो आपको छोड़कर PTI में शामिल हुए थे अब वो वापस आना चाह रहे हैं? उनमें से काफी लोग वापस आने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, अब पार्टी फैसला करेगी कि उनको लेना है नहीं लेना। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या, क्योंकि राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ कल मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ भी को 15-20 लोग राब्ते में हैं। वो किस पार्टी से मुझे नहीं पता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर रहे हैं, खासतौर पे तरीन ग्रुप से मुतालिक हमने उनसे पूछा था। अब ये नहीं पता कि आप ठीक कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह खान साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, तरीन ग्रुप जो है वो अब तय है कि वो किसी सूरत में भी PTI में नहीं रहेगी। अब वो हमारे से भी राब्ते में है, मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते में है। हमें साउथ पंजाब में ज़्यादा एज इसलिए कि हमारे वैसे भी वोट बैंक साउथ पंजाब में अच्छी खासी वोट बैंक है, अभी भी हमारे 3 से 4 MNAs है वहाँ पर। तो साउथ पंजाब में हम समझते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं इलेक्टेबल्स है वो हमारे साथ ही आए। अच्छा नबील गुल साहब, लास्ट कमेंट, आपके साथ कोई गैबी मदद भी है कि इतनी सपोर्ट आपको मिल रही है, कोई गैबी मदद भी आ रही है? देखिए, गैबी मदद का जिक्र हम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम दुआ करते हैं और अल्लाह हमारी दुआ कबूल करते हैं। वो तो देखे ना किस नीयत से हम दुआ करते हैं,
किस दिल से हम दुआ करते हैं, जब हम जिस पुरखुलूस नीयत से हम दुआ कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, कि अल्लाह बहुत हमारी बहुत मदद शुक्रिया करेगा। नबील कबूल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिद्के दिल से खुलूस नीयत से दुआएं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद जो है वो तकरीबन 50 लोग साउदर्न पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और ये सभी इलेक्टेबल्स होंगे। इनमें कुछ लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी होंगे। बारकैफ ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, कोई एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान में खाना जंगी का दबाव पाकिस्तान पर क्यों है, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के साथ साथ तालिबान की पेशकदमी जारी है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में गैर यकीनी की कैफियत है। अफगान अवाम तजब्जुब का शिकार है। आलमी ताकतों के गलत फैसलों का खमियाजा अफगान अवाम भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान से इस वक्त तक 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जो कि पड़ोसी ममालिक की सरहदों पर महफूज पनाह की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत के बयानात मामलात को मजीद खराब कर रहे हैं। इस वक्त अफगान अवाम चंद सवालात के जवाब तलाश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इत्तेहादी अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आलमी ताकतें अफगान मसले पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा क्यों कर रही हैं? 20 बरस तक अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद अमन क्यों नहीं हो सका? खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तालिबान के अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ते कदम किसके मरहून मिन्नत हैं? अफगान हुकूमत किसके इशारों पर चल रही है? इन सवालात के जवाब तलाश किए जाएं तो इत्तेहादी अफवाज की नाकामी, इल्ज़ामात और जारहियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। आज 20 बरस के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान से अपनी बिसात लपेटने के बाद क़याम अमन की जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अमरीका का अफगानिस्तान में फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। उनका मजीद कहना है क्योंकि एक और नस्ल को 20 साल जंग में नहीं धकेलना चाहते। इस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्या रिसेंट स्टेटमेंट सामने आया है, वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता है। Did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. So let me ask those who want us to stay, how many thousands more Americans, daughters and sons are you willing to risk? How long would you have them stay? Already we have members of our military whose parents fought in Afghanistan 20 years ago. Would you send their children and their grandchildren as well? Would you send your own son or daughter? आज अमरीकी सदर को इस बात का इदराक है कि वो मज़ीद अमरीकी फ़ौज को वहाँ नहीं भेज सकते, नई अमरीकी नस्ल को उसमें नहीं झोंक सकते हैं। आज उन्हें इस बात का बखूबी इदराक है। 20 साल के बाद अमरीकी सदर ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद पेंटागन ने भी एक वजाहत रख दी है। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के मुताबिक अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल से अमरीका को बहुत तशवीश लाक है, लेकिन अफगान फ़ौज के पास तालिबान से जंग करने की भरपूर सलाहियत है। यानी अब अफगान फ़ौज जाने और अफगानी और तालिबान जाने के वहाँ पर क्या हो रहा है। जॉन कर्बी का इस हवाले से क्या कहना है, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। ये उनका अपना मुल्क है, उनकी अपनी फौज है, ये उनके सूबाई दारुल हुकूमत है, उनके अपने लोग हैं जिनका उन्हें दिफा करना है। ये सब उनकी क़यादत पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। अमेरिका का दावा है कि अफगान फौज तरबियत याफ्ता और जदीद असलहे से लैस है, वो तालिबान को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन हर जगह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार डाल रही हैं, पड़ोसी ममालिक में पनाह की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को बगैर मज़ाहमत अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान की पेशकदमी का मलबा अफगान हुकूमत, भारत और आलमी मीडिया पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तर्जुमान पेंटागन ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ तालिबान की महफूज पनाहगाहों के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से पेंटागन की तरफ स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर शिद्दत पसंदों के महफूज ठिकानों के मामले पर हमारी पाकिस्तानी क़यादत से मुसलसल बातचीत रहती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बना है और पाकिस्तानी अवाम को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इन ठिकानों से दहशतगर्दी हो सकती है, और हम सब ये चाहते हैं कि इन महफूज ठिकानों का खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जंगज़दा मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे और सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने पर अफगानिस्तान पर शदीद तनकीद की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मुतालबा किया है
कि अफगान हुकूमत को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात का जवाब देना चाहिए जो अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड और मुनज़्ज़म होती हैं। साथ ही पाकिस्तान ने अफगान अफवाज की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने के मामले पर सवालात उठाए हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वज़ीर महमूद कुरैशी ने भी अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। अपना किरदार अदा कर रहा है, करता रहेगा। हमें इस बात का एहसास है कि मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान की सलामती जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ी सपोर्ट है और ये जो बातें बनाई जा रही हैं और जो कि इंटरनेशनल मीडिया में उछाली जा रही हैं, ये सब प्लान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सारे बॉर्डर हमारे सील हैं, सो अफगानिस्तान जाने और अफगानियों का मसला जाने। तालिबान है कि इस वक्त अफगानिस्तान के 6 सूबों के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। एक ऐसे वक्त में जब खाना जंगी का शिकार अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए खत्ते के ममालिक की अहमियत बढ़ गई है, अफगान हुकूमत जंग के शोलों को मजीद हवा दे रही है। अब इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का ये स्टेटमेंट सामने आना कि अब अफगान फोर्सेस जाने और तालिबान जाने, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जो पेंटागन के तर्जुमान ने कहा है कि सेफ हेवन्स मौजूद हैं, यानी एक तरफ तो अमेरिका इस सारे मामले से अपने आप को अलग करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर की तरफ जो है अपनी तोपों का रुख कर देता है। सर, इज इट जस्टिफाइड? देखें, हमें भी शायद ऐसे ही बयान दे देना चाहिए। ये इस वक्त जो है हालात जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं और उनकी जो इम्प्लिकेशन हो सकती है वो तमाम दुनिया के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी तौर पे हर एक जो है एक तरह से कंफ्यूज्ड भी है, हर एक तरह से कुछ कोशिश भी करना चाहता है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है। तो जो हाथ पैर जिससे मारे जाते हैं वो मारे जाते हैं। आप बाइडन साहब की तरफ से एक किस्म की स्टेटमेंट सुनते हैं, दूसरी अमेरिकन हुकाम या एनालिस्ट की तरफ से दूसरी समझते हैं। ये समझना कि अमेरिका जो है वो तय कर चुका है कि क्या करना चाह रहा है, मेरे ख्याल में उतनी ही बड़ी गलती होगी जितनी ये समझ लेना कि पाकिस्तान तय कर चुका है कि क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि उसके एक तारीखी पहलू भी है, दोनों तरफ तारीखी पहलू है कि जब पाकिस्तान कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके पीछे 40 साल की 70 साल की एक हिस्ट्री है जिसमें लेना देना रहा भी है। तो ये एक सिर्फ कह देने से, नारा मारने से तो नहीं होगा कि जनाब अब हम नहीं कर रहे इसलिए हमारी बात मान लो। दुनिया को कन्विंस करना होगा और कन्विंस जो है वो सिर्फ अमल से होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी अमल से होगा, अमेरिका की तरफ से भी अमल से होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए मसला जो है वो अफगानिस्तान का है, मसला पाकिस्तान और अमेरिका का नहीं है और उसको अमेरिका का और पाकिस्तान का बनाना भी नहीं चाहिए। इन बयानबाजी से, डिफेंसिवनेस से, एक दूसरों पे जुगते मारने से इसका हल नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं, अमेरिका के लिए भी हाई हैं, लेकिन अमेरिका तो अब छोड़ के जा रहा है। लेकिन अब हर एक को तशवीश ये है पूरी दुनिया को कि जब वो छोड़ के चला जाएगा तो जिस हालत में छोड़ के जा रहा है कि जहाँ एक काबुल की हुकूमत है जो बेसिकली हुकूमत नहीं है, एक तालिबान का दबाव है जिसको अमेरिका ने बढ़ावा दिया है तालिबान के साथ एग्रीमेंट करके। तब आप ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ एग्रीमेंट अगर अमेरिका ने किया तो तालिबान को एक्सेप्टेंस भी तो अमेरिका ने दी ना सर। उसके बाद अगर ये कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए और फिर सेफ हेवन्स की बात, वहाँ से पेंटागन के तर्जुमान ये कहें कि यहाँ सेफ हेवन्स है, इस पर हमारी बात चल रही है, तो इस पर फिर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करने की जरूरत है और स्ट्रेस डेफिसिट का नुकसान कौन उठा रहा है सर? नुकसान दुनिया उठा रही है, अफगानी सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान उठा रहा है। लेकिन जहाँ तक आपका जो अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को साबित करना चाहिए कि अगर सेफ हेवन्स नहीं है तो नहीं है, दिखाएं और दुनिया के सामने बार बार इसको ना सिर्फ कहें बल्कि इसको साबित करें। और अगर हम साबित करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड अगर सेफ हेवन्स हैं तो वो कल पाकिस्तान पर ही हमला करेंगे ना। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जंग तो 20 साल तक अमेरिका ने लड़ी है ना, फिर उस वक्त अफगान फोर्सेस के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? देखें, ये अमेरिका से पूछें और ये पाकिस्तान से भी पूछेंगे। इन 20 साल में इस जंग में हमारा भी तो कोई ताल्लुक रहा ना। कहने का मकसद ये है कि ये जो है कि यार ये मेरा कसूर नहीं है, तेरा कसूर है। कसूर तो सबका है, कसूर तो उस अमेरिका की जो ओरिजिनल कार्रवाई है उसका है, कसूर जिस तरह वो छोड़ के गए हैं उसका है, कसूर जो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ बहुत से सालों से जो एक तरह से ताल्लुकात किसी ज़माने में रखे, ट्रेनिंग वगैरह की, उसका भी है। लेकिन अब कसूर तय करने से तो फ़र्क नहीं पड़ जाएगा ना। अगर आप और मैं कसूर तय कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। मसला तो तब हल होगा कि आगे क्या होगा। आगे अगर सेफ हेवन्स हैं तो नहीं होनी चाहिए
और अगर नहीं है, और मेरे ख्याल में नहीं है अब, तो फिर पाकिस्तान को साबित करना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। क्योंकि ये देखें, जो परसेप्शन होती है वो एक दिन में तो नहीं तब्दील होती। आपको क्या दिखाई देता है जब पाकिस्तान ये कहता है कि जिस वक्त अमेरिका यहाँ पर था या उनका कंट्रोल था तो उस वक्त तो कहीं ना कहीं डायलॉग हो रहा था, बातचीत हो रही थी और शायद ज़्यादा मजबूती से हो रही थी, लेकिन इस वक्त जब वो एक सेंस ऑफ विक्ट्री के अंदर है तो उनसे क्या बातचीत हो सकती है, कैसे समझाया जा सकता है, पाकिस्तान उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? पाकिस्तान भी ये कहता है ठीक है ये हमारा इशू नहीं है, ये अफगान तालिबान जाने और अफगान फोर्सेज जाने। सॉरी, ये बताइए सेंस ऑफ विक्ट्री किसकी आप हवाले से कह रहे हैं? मैं तालिबान से मुतालिक बात कर रहा हूँ सर। ये तालिबान से बात करने की बात नहीं है, ये तो दुनिया से बात करने की बात है। और इन अ वे अगर देखें, पाकिस्तान का मौकफ इस वक्त टेक्निकली और ऑफिशियली ये है कि जनाब अफगानिस्तान का मसला है। पाकिस्तान और अमेरिका का एक ही मौकफ है ना कि ये हमारा मसला नहीं है जी। हमारा कोई फरीक जो है वो प्यारा नहीं है। अफगानिस्तान का मसला अफगानियों को हल करना चाहिए। अगर ये बात सच है तो फिर उनको करने दें। फिर हमें और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा, देखिए आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप खाली खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन अगर दुनिया को ये खदशा है, अफगानियों को ये खदशा है कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेरेंस होती है, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से होती है या अनऑफिशियल तरीके से होती है, तो फिर उसका हल जो है वो जिस तरह आप कह रहे थे कि टेबल पे बैठने से सिर्फ नहीं है, वो अमल से जाहिर करने से, अच्छा वो प्रूव करने से है कि जनाब नहीं है ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये प्रिटेंड किया जा रहा है या वाकई हकीकत में ऐसा है, लेकिन अमेरिका अगर खुद को इस वक्त डिटैच किए हुए है इस तमाम तर इशू से, या वो ये कह रहा है कि हमें कोई सरोकार नहीं है, आने वाले दिनों में क्या वाकई अमेरिका को फिर से सीरियस होना पड़ेगा, संजीदगी से सोचना पड़ेगा? आपको आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है सर? आई डोंट नो, मेरा देखें, अमेरिका में भी जिस तरह पाकिस्तान में एक तजब्जुब है और बेयकीनी है, उसी तरह अमेरिका में भी है। जब हम कहते हैं अमेरिका ये सोच रहा है, अमेरिका कुछ नहीं सोच रहा। अमेरिका बेचारा जो है उसके अपने इतने मसाइल हैं कि वो उसके बारे में सोच रहा है। वो उनकी रेशियल डिवाइड के बारे में सोच रहा है, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सोच रहा है, कोविड के बारे में सोच रहा है। अमेरिका असल में ये सोच रहा है कि यार किसी तरह इस मसले से जान छुड़ा। अच्छा, वो छुड़ा सकते हैं, वो दूर हैं, वो जा सकते हैं, हम तो कहीं नहीं जा सकते ना। पाकिस्तान तो उठ के अपनी जोग्राफिया तो नहीं तब्दील कर सकते। सो इन अ वे पाकिस्तान ये सोच रहा है, अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में ये सोच रहा है। आगे क्या होगा, हो सकता है, यकीनन हो सकता है कि अमेरिका जो है वो मजबूर हो जाए कि वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहे। ऐसा भी है कि अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी वो भी एक पेज पे नहीं है, अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते थे। बाइडेन साहब ने फैसला कर लिया कि जनाब मैं जा रहा हूं, उससे पहले ट्रंप साहब ने कर लिया, लेकिन अमेरिका में बहुत से हॉक्स हैं जो ये समझते हैं कि हमें रहना चाहिए था, और शायद उनकी वजह से ऐसे हालात बन जाएं कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से ना जाए। आखिरी एक बात ये भी है कि अमेरिका ने पूरी तरह से जाने का ऐलान भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जनाब हम टेक्निकली अपनी फोर्सेस निकालेंगे, लेकिन अब तक तो ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब लास्टली मुझे ये बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब भी अमेरिका गए, वॉशिंगटन में रहे, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी बनी, और फिर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और जो स्टेटमेंट्स खासतौर पर खान साहब ने मीडिया से बात की, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी लगाया। आपको लगता है फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि स्केप गोट बनाया गया हमें, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर झोल है टुवर्ड्स अमेरिका? जो स्टेटमेंट हमने दिए इन रीसेंट टाइम्स वो नहीं देने चाहिए थे? मेरे ख्याल में हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, और इन अ वे हमें डेस्परेट भी नहीं होना चाहिए, और यकीनन झोल हमेशा होता है, बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह आपकी और मेरी अभी गुफ्तगू है, अगर हम इसको रिवाइंड करके जब सुनेंगे तो हमें नजर ये आएगा कि हमने अफगानिस्तान की कम बात की, अमेरिका की ज्यादा की। और इन अ वे हमें फॉरेन पॉलिसी में भी यही नजर आ रहा है। और मेरी तरफ से, मेरे ख्याल में तो हमेशा से जब से ये हॉरिबल लफ्ज जो है एफपैक ईजाद किया गया था, पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए थी और अब भी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अफगानिस्तान से नथी ना करे, इससे अलग करे। एक तरह से अमेरिका जो है वो आप पे जिद करता है कि ताल्लुकात को अफगानिस्तान की लेंस से देखा जाए, या किसी और मुल्क की या चीन की लेंस से देखा जाए, या ईरान की लेंस से देखा जाए। हमें बजाय उस नैरेटिव के आने के पाकिस्तान और अमेरिका की बायलैटरल, आसान नहीं होगा क्योंकि आपके पास बात करने को कुछ है भी नहीं और वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर हम ऑनेस्ट हैं ये कहने में कि जनाब हम चेंज हो रहे हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से और हम इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे, तो फिर हमें ये साबित करना होगा कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कौमी असम्बली में मार्केटिंग इख्तियारात से तजावुज किसने किया, ये किस्सा आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक फ़र्द की सीरत नहीं है जो किनारे बैठकर महज अपनी इनफरादी तामीर में मसरूफ़ रहा हो, बल्कि वो एक ऐसी हस्ती की आप बीती है जो इज्तमाई तहरीक की रूह रवाती। वो एक इंसान की नहीं बल्कि इंसान साज की रुदाद है, और वही सीरत रियासत मदीना की बुनियाद भी है। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा वक्त मुकर्रर किया गया। खिलाफत का मनसब संभालने से पहले खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े का कारोबार किया करते थे, लेकिन उन्हें जो ही खिलाफत का मनसब सौंपा गया तो उन्होंने इस कारोबार को बंद कर दिया। इससे अलहदगी इख्तियार की कि अगर खलीफा वक्त का कारोबार होगा, कपड़े की दुकान होगी, तो फिर गाहक दूसरी दुकान पर कैसे जाएंगे। इसी तरह से अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की जाए तो उनका अहद भी मिसाली है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद भी अपनी मिसाल आप है। खलीफा चहारम हज़रत अली करमल्लाहु वजहो से मुताल्लिक भी एक वाक़या मंसूब है कि उनके भाई ने जब बैतुल माल से कुछ माल मांगा तो उन्होंने एक सुलाख गर्म की और उसके सामने रख दी कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ सकते तो फिर मुझे मुश्किल में ना डालो। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी इस्लामी तारीख के अजीम हुक्मरानों में शुमार होते हैं। ऐसी थी मदीना की रियासत जिसमें हुक्मरान ने इक़्तिदार संभालते ही ज़ाती कारोबार बंद कर दिए। एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया कि रियाया भी अपने हुक्मरान पर फ़ख्र करने लगी। लेकिन मदीना की रियासत का तसव्वुर नए पाकिस्तान में भी दिया गया। मदीना की रियासत के तसव्वुर और हकीकत का एक नमूना आज आपके सामने पेश करते हैं। आपके सामने एक वीडियो रखते हैं जी। अगर प्रोड्यूसर वो वीडियो दिखाएं जिसमें कासिम सूरी साहब दो सब ज़िलाली परचमों के दरमियान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के नीचे वो जिसमें वीडियो मैसेज दे रहे हैं, ज़रा वो प्रोड्यूसर वीडियो प्ले करें जिसमें कासिम सूरी साहब डेप्यूटी स्पीकर हैं, वो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने दफ्तर में बैठकर। अगर बराए करम वो आप फुटेज चला सकें। इस वीडियो को देखकर यकीनन एक ऐसी वीडियो है अपने दफ्तर के अंदर कि जिसमें कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही पाकिस्तान का परचम है, और डेप्यूटी स्पीकर कौम के नाम यौम आज़ादी की मुनासबत से कोई पैगाम जारी करने वाले नहीं है, बल्कि मुल्क में इत्तेहाद व इत्तफाक का दर्स भी नहीं दिया जा रहा कि कौम से मुखातिब होते हुए ऐसा कोई भाषण दिया जाए। लेकिन ये खुशगुमानी उस वक्त दूर हो जाती है जब सरकारी दफ्तर के अंदर बैठकर ये वो फुटेज आपके सामने कैमरामैन सरकारी फ्रेम और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके डेप्यूटी स्पीकर जनाब कासिम सूरी ज़ाती बिजनेस की तशहीर कर रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने भी रखता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान को, ख़ुसूसन चौधरी अब्दुल रऊफ को, कि उनकी मेहनत से जो है वो इनकी फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक कामयाब इदारा है जो लोगों को अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे घर और अच्छी सहूलियात दे रहा है। अब 7 अगस्त को वो अपना नया ऑफिस, इससे पहले इस्लामाबाद और यूएई में था, अब लाहौर में भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और जिस तरह वो बेहतरीन सहूलतें दे रहे हैं हाउसिंग के अंदर, अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर, अच्छी ऑफिसेज दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब। अब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की ये वीडियो सामने आने के बाद रियासत मदीना के दावे पर सवालात उठ रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ इस मॉडल का इस रियासत से मवाजना कर सकती है जहाँ खलीफा वक्त को 2 चादरों पर जवाब देना पड़ता है? क्या पीटीआई खुद को उस मॉडल में ढाल सकती है जहाँ खिलाफत के वक्त ज़ाती कारोबार छोड़ दिया जाता है? क्या तहरीक इंसाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, उनसे कोई बाज़पुरस होगी? क्या सरकारी दशहरी इस्तेमाल पर कौम को जवाब दिया जाएगा? ऐसे ही कुछ सवालात सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से भी किए जा रहे हैं। बारकैफ हमारा मकसद सवाल उठाना है, हमारा काम सवाल उठाना है, सवाल उठाते रहेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।